जय हिंद साथियों। निदानात्मक परीक्षण के खंड एक और खंड दो में हमने विस्तार से बात की निदानात्मक परीक्षणों की, अ, उनके अर्थ की, उनके स्वरूप की, उनके उद्देश्यों के महत्व की, उनके उपलब्धि परीक्षणों से अंतर की। और वहां हम एक अच्छी समझ बना करके आए हैं। और निश्चित तौर पर एक तथ्य जो आपके दिमाग तक बहुत अच्छे से चला गया होगा कि उपचारात्मक शिक्षण जो है, जो किया जाएगा, जो बच्चों की रेमेडी की जाएगी टीचिंग में, उसके लिए पहले जरूरी होगा कि उनका अच्छे से डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया जाए, परीक्षण कर लिया जाए कि हमको इलाज जो करना है वो किन किन क्षेत्रों में करना है, और जो बीमारी है, जो कमियां हैं, उनकी खतरनाक स्थिति क्या क्या है, उसके बाद इलाज का स्वरूप तय होता है। तो सरल भाषा में मैं अगर कहूं कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो निदानात्मक परीक्षणों के पश्चात किया जाता है, उसके सुझावों के आधार पर, परामर्श के आधार पर किया जाता है। तो इसीलिए हम कई बार इस बात को मेंशन कर चुके हैं, करते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार होता है वो निदानात्मक परीक्षण होते हैं। तो खंड एक और खंड दो में हमने विस्तार से इन दोनों की बात की है। इस खंड तीन में जो आप देख रहे हैं, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, खंड तीन, इसमें हम लोग बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण की योजना पर। अब हम उपचारात्मक शिक्षण पे आ गए हैं। क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, क्या होती है रेमेडियल टीचिंग, है ना? उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम बोलेंगे रेमेडियल टीचिंग है, ये रेमेडियल टीचिंग। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? क्या सामान्य तौर पे कराया गया शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण है? नहीं, क्योंकि सामान्य तौर पे आपने बच्चों को जो शिक्षण कराया है, उस शिक्षण कराए जाने के बाद ही तो उनका उपलब्धि परीक्षण लिया गया, और उपलब्धि परीक्षण में पता लगा कि कुछ बच्चे शैक्षिक तौर से पिछड़े हैं, शैक्षिक तौर से दुर्बल हैं। अब हमने दूसरा काम ये किया उपलब्धि परीक्षण ले लेने के बाद कि हमने उनकी दुर्बलता के कारणों को, दुर्बलता की प्रकृति को जाना, उसके कारणों में गहनता से गई, अधिगम अंतरालों को पहचाना, त्रुटियों का विश्लेषण किया। अब जो सुझाव है उसके आधार पर एक नए प्रकार का शिक्षण कराया जाना है, एक ऐसा शिक्षण कराया जाना है जो उस सामान्य शिक्षण से अलग प्रकार का होगा। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न ऐसी शिक्षण योजना होती है जिसमें निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों के उन कमजोरी के जो क्षेत्र आए हैं, जो अधिगम दुर्बलता के क्षेत्र आए हैं, उनका इलाज किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। तो ये बात हमारी बड़ी समझने की है कि उपचारात्मक शिक्षण योजना जो है वो सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न होती है। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है। तो हम इस खंड में न केवल इस तथ्य से प्रारंभ कर रहे हैं, इस समझ से प्रारंभ कर रहे हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं भी हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण योजना को लेकर के, क्या परिभाषाएं हैं। फिर हम उपचारात्मक शिक्षण योजना क्या है, किस प्रकार से उस योजना को बनाया जा सकता है, कौन कौन से प्रकार के शिक्षण ऐसे हैं जिनसे उपचारात्मक शिक्षण योजना चलाई जा सकती है, और उसकी प्रमुख बिंदु क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि एक श्रेष्ठ स्तर की समझ उपचारात्मक शिक्षण पे आपकी बने। तो हमने एक प्रारंभ करते हैं हम लोग सामान्य शिक्षण से भिन्न एक ऐसा शिक्षण, सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न ऐसी शिक्षण योजना जिसमें आधार किसको लिया है? निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों को आधार लिया है। तो मैं एक बार प्रारंभ करता हूं लिखना, और उसके बाद हम इस पे समझ बनाएंगे। तो सामान्य शिक्षण योजना, सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न, सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न, और ये ध्यान रखेंगे बच्चों को, ये बात अच्छे से समझ में होनी चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण योजना जो साधारण तौर पे हम पढ़ाते हैं, सामान्य एक प्रक्रिया के तहत पढ़ाते हैं, उससे अलग होती है, उससे अलग उद्देश्यों के साथ होती है, उससे अलग टास्क के साथ होती है, उससे अलग एक आधार लिए होती है। तो सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न ऐसी विशेष शिक्षण योजना, ऐसी विशेष शिक्षण योजना, ऐसी विशेष शिक्षण योजना
जिसमें निदानात्मक परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों एवं परामर्शों के आधार पर शैक्षिक दुर्बलता के क्षेत्रों ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण योजना में काम ही केवल उन क्षेत्रों पे होगा। सामान्य शिक्षण योजना में तो जो उद्देश्य है पढ़ाने के, सिलेबस पूरा कराने के, पाठ्यक्रम में जो निहित उद्देश्य उनके साथ काम किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण योजना में केवल शैक्षिक दुर्बलता के क्षेत्रों में काम किया जाएगा। तो आधार पर शैक्षिक दुर्बलता के क्षेत्रों का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। तो शिक्षण उपचारात्मक होगा और आधार बनेंगे निदानात्मक परीक्षणों से जो प्राप्त निष्कर्ष है और जो सुझाव है वो इसका आधार बनेंगे। और इस बात को मैं यहाँ पर भी मेंशन किए देता हूं, क्योंकि जरूरी होता है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार परीक्षा में प्रश्न के तौर पर कई बार आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो होते हैं निदानात्मक परीक्षण होते हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से बहुत पहले से कई बार इसको कर चुके हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण योजना सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न एक ऐसी योजना होगी जिसका उद्देश्य जो होगा वो उद्देश्य होगा कि जो निदानात्मक परीक्षणों ने जो विश्लेषण करा करके त्रुटियों का विश्लेषण करा करके त्रुटियों की प्रकृति जान करके, विस्तार जान करके, कारण जान करके, सब कुछ जान करके उनको दूर करने का जो परामर्श दिया है कि इन इन क्षेत्रों में इलाज करना है, केवल उन उन क्षेत्रों के इलाज का कार्यक्रम एक बनाया जाए शिक्षण का, वो उपचारात्मक शिक्षण योजना है। और हमने जैसे कहा इस बात को मेंशन किया कि आधार जो बनेंगे वो आधार बनेंगे निदानात्मक परीक्षण। ये उपचारात्मक शिक्षण का एक सामान्य परिचय है। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, विद्वानों ने उपचारात्मक शिक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया है, हम एक महत्वपूर्ण परिभाषा के खंड में देख लेते हैं। और परिभाषाएं मैंने आपके लिए लिख करके रखी है, आपका टाइम भी बचेगा और लिटरली परिभाषा उन्हीं वर्डिंग में आ जाती है जो वर्ड्स हैं। एक बार देखिए, दोनों इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपोर्टेंट है, हमको समझाने के दृष्टिकोण से भी इंपोर्टेंट है। पहली परिभाषा है ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन की। क्या परिभाषा है? उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में ऐसा उत्तम शिक्षण है जो छात्रों की वास्तविक स्थिति के अनुरूप होता है। वास्तविक स्थिति से अभिप्राय है जो बच्चों की कमजोरी का क्षेत्र है, जो वास्तविक स्तर है उनका, तो वास्तविक स्थिति के अनुरूप होता है तथा सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा, यानी कि बच्चों को अभिप्रेरित करने वाली क्रियाओं द्वारा उनकी कमजोरी के क्षेत्रों में और अधिक योग्य बनाने की ओर अग्रसर होता है। जो उनकी कमजोरी के क्षेत्र हैं उन्हें दूर करके उन्हें उन क्षेत्रों में, कमजोरी के क्षेत्रों में और अधिक योग्य बनाने का काम करता है, अग्रसर होता है, वो शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण है। ये ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन की इंपोर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में कई बार आती है। दूसरी परिभाषा क्या है? यूकम और सिम्पसन की। ये भी परिभाषा आपने ज्यादातर किताबों में आप देखेंगे यूकम सिम्पसन की इस परिभाषा को आप प्राय देखते हैं। ये क्या परिभाषा है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों जो किसने निकाली है? निदानात्मक परीक्षण ने। तो सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने की प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। तो प्रभावशाली विधियों का विकास होगा जो त्रुटियां शुद्ध करने हैं, ऐसी विधियां निकाली जाए जो उन त्रुटियों को दूर कर सके। ये यूकम तथा सिम्पसन की परिभाषा है। तो हम इस बात को विशेष तौर पर ध्यान से देखें, उपचारात्मक शिक्षण सामान्य शिक्षण से निश्चित तौर पर भिन्न होता है। अब उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाएगा? क्या उपचारात्मक शिक्षण बच्चों की जो त्रुटियां हैं, बच्चों के जो
अधिगम संबंधी जो अवरोधक है, क्या उन सब का कारण केवल उनका बौद्धिक तौर पे न्यून होना है? क्या कारण यही हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। केवल बौद्धिक तौर पे यानी कि संज्ञानात्मक तौर पे बच्चा दुर्बल है, कमजोर है पढ़ने लिखने में, केवल यही उनकी कमजोरी का कारण नहीं होता है। उनकी अगर न्यून उपलब्धि परीक्षण में उनकी स्थिति न्यून आई है, निष्पत्ति परीक्षण उसे दुर्बल बता रहे हैं, उसकी दुर्बलता के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। बच्चा भावनात्मक तौर पे असुरक्षित है, अभिप्रेरित बच्चा नहीं है, उसकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पे काम नहीं किया जा रहा है, ऐसे भी कई सारे मानसिक कारक उसके हो सकते हैं। शैक्षिक दुर्बलता उसके बौद्धिक कारकों से हो सकती है, लेकिन बौद्धिक कारकों के अलावा भी कई सारे कारक हो सकते हैं। तो हम जब उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाते हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण की योजना में कौन-कौन से प्रकार हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं, जिन्हें हम उपचारात्मक शिक्षण योजना में हम ले सकते हैं। तो प्रमुख तौर पर उपचारात्मक शिक्षण योजना में जो प्रमुख बिंदु, पहले हम एक बात कर लें, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, उसके क्षेत्र कितने होते हैं? तो उपचारात्मक शिक्षण के जो क्षेत्र होते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र और उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्रों से मेरा अभिप्राय क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्रों से मेरा अर्थ है कि आप जब बच्चों के साथ निदानात्मक परीक्षण जब आप कर रहे थे, तो उन निदानात्मक परीक्षणों में बच्चों की जो कमजोरियां निकल करके आई, वो किन-किन क्षेत्रों से संबंधित हैं और जिन-जिन क्षेत्रों से संबंधित हैं, वहां पे आपको बच्चों के साथ काम करना है और काम करने के साथ उन क्षेत्रों के लिए आपको अलग-अलग प्रकार से योजना बनानी है। तो उपचारात्मक शिक्षण योजना के प्रमुख तौर पे जो क्षेत्र माने जाते हैं, वो प्रमुख तौर पे क्षेत्र होते हैं वाचन का क्षेत्र, लेखन का क्षेत्र, उच्चारण उच्चारण का क्षेत्र, भाषा व्याकरण का क्षेत्र और गणित यानी कि गणनात्मक कौशलों का क्षेत्र। गणनात्मक कौशल, गणनात्मक कौशल का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होते हैं उपचारात्मक शिक्षण योजना में प्राय इन पर काम ज्यादा किया जाता है। वाचन यानी कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेखन लिखने लिखने में दिक्कत आ रही है, उच्चारण जाने को, वाचन पढ़ना एक अलग है, उच्चारण एक अलग है। बच्चे का उच्चारण ठीक हो सकता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो शब्दों को सही तरीके से रीड करने में दिक्कत आ रही है। उच्चारण में आप उच्चारण संबंधी दोष की बात करेंगे, जो उच्चारण संबंधी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर उसका नहीं हो रहा है, ये कई भाषा से रिलेटेड होते हैं, लेकिन साथ-साथ विषयगत भी होते हैं, अन्य विषयों को भी प्रभावित करते हैं। और यह भाषा व्याकरण, जो व्याकरण जो भाषा का स्ट्रक्चर जो होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, उस क्षेत्र में बच्चों के साथ दिक्कत है। और गणित यानी कि गणनात्मक कौशल में बच्चे को दिक्कत है। ये उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र होते हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में बच्चों की जुड़ी समस्याएँ आती हैं। तो हम जो योजना बनाते हैं उपचारात्मक शिक्षण की, वो इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर के बनाते हैं कि उसे वाचन के क्षेत्र में हमको सुदृढ़ बनाना है, लेखन के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाना है, या उच्चारण के क्षेत्र में, या भाषा व्याकरण, एक भाषा की संरचना उसके क्षेत्र में, या गणनात्मक कौशलों में उसको विकसित करना है। ये उसके क्षेत्र होते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो योजना होती है, उपचारात्मक शिक्षण योजना पे हम लोग बात करेंगे। क्या होती है उपचारात्मक शिक्षण योजना? इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखें। उपचारात्मक शिक्षण योजना। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको हमने निदानात्मक परीक्षणों में ट्रेस कर लिया है कि इनके साथ ये कमियां हैं, इनके अधिगम के ये अंतराल हैं, ये लर्निंग गैप्स हैं, ये अधिगम के अवरोधक हैं, बैरियर है, लर्निंग बैरियर्स, लर्निंग गैप्स, ये दोनों मिलती जुलती शब्दावली लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो लर्निंग बैरियर्स यानी कि वे कारक जो सीखने में बाधा पैदा कर रहे हैं, लर्निंग गैप्स जो बच्चा सीख तो गया है लेकिन वहां पे ये कमी छूट गई है, बाधा पैदा नहीं हो रही है लेकिन ये कमी छूटी है, लर्निंग गैप से है। अधिगम अंतराल है वो लर्निंग बैरियर्स है। और बैरियर्स ध्यान को भावनात्मक भी हो सकते हैं, संज्ञानात्मक तो हो सकते हैं, अगर बौद्धिक तौर पे दुर्बल है, आईक्यू लेवल ज्यादा नहीं है, ये एक बैरियर है, लेकिन उसके भावनात्मक क्षेत्र से जुड़े भी हो सकते हैं, गामक क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं, क्रियात्मक क्षेत्र से।
तो हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण योजना जब बनाई जाती है, तो हम कौन-कौन से तरीके ऐसे ले सकते हैं, जिससे हम बच्चों के साथ उपचारात्मक शिक्षण पे काम कर सकें। और ऐसे प्रमुख तरीकों को हम उपचारात्मक शिक्षण योजना में ले रहे हैं और देखो वो तरीके क्या हो सकते हैं, ध्यान से आप इसको एक बार देखें। हम उपचारात्मक शिक्षण योजना में कुछ इस प्रकार से योजनाओं को मेंशन कर सकते हैं और आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला बिंदु जो है, सबसे पहला बिंदु हम उपचारात्मक शिक्षण योजना में ले सकते हैं अनुवर्ग शिक्षण। अनुवर्ग शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण जिसे हम बोलते हैं ट्यूटोरियल। ये क्या होता है अभी हम इस पे बात करेंगे। ट्यूटोरियल ये हो सकता है अनुवर्ग शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण योजना में हम क्या ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं एक स्वामित्व स्वामित्व अधिगम हम ले सकते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे स्वामित्व अधिगम क्या होता है। स्वामित्व अधिगम क्या होता है इस पे हम लोग बात करेंगे। एक और हम ले सकते हैं, और वो क्या ले सकते हैं, वो ले सकते हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इस पे भी हम लोग बात करेंगे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर। और हम क्या ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं समायोजन की प्राविधियां। समायोजन प्राविधियों का प्रयोग, ये कुछ प्रमुख योजना के प्रारूप हो सकते हैं। और यहाँ एक बात समझना आपको बहुत जरूरी है, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि उपचारात्मक शिक्षण योजना के ये जो प्रारूप, ये जो योजना के चरण में बता रहा हूं, ये हमारे एक सामान्य तौर पर एक विस्तार दिए गए बिंदु हैं। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण प्रत्येक बच्चे का अलग अलग विशिष्ट हो सकता है, क्योंकि हमने इस बात को कहा कि प्रत्येक बच्चे की कमजोरी का क्षेत्र विशिष्ट होगा। तो फिर प्रत्येक बच्चे को इलाज भी, आप देखते हो डॉक्टर से जब आप दवा लेने जाते हो, एक मरीज की जो डॉक्टर दवा लिखता है, कभी दूसरा कोई मरीज जाएगा तो उस पहले वाले मरीज के पर्चे को देकर के उसी से दवा लेकर के नहीं आएगा। डॉक्टर इस बात को बोलता है कि उसकी समस्या, उसका बॉडी फंक्शन जो है, उसके बॉडी के रेस्पॉन्ड करने का तरीका है वो अलग है। तो तुझे जो दूसरा मरीज है उसको मुझे दिखाने आना चाहिए, ना कि उसी मरीज की दवा को लेकर के, पर्चे को लेकर के मार्केट से उसी की दवा ले आए। सिर्फ ये जान करके कि अच्छा तुझे भी ये लक्षण हुआ था, मुझे भी ये लक्षण है, तुझे भी ये दिक्कत हुई थी, मुझे भी ये दिक्कत है, तो चल तू अपना पर्चा मुझे दे, मैं उसी में से दवा ले लूंगा। क्या डॉक्टर को दिखाना, ये तरीका सही नहीं होता है। तो हर मरीज का इलाज का विशिष्ट तरीका होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सामान्य तरीके भी होते हैं। वो ये सामान्य तरीके ये हैं। हम इन सामान्य तरीकों पे बात करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण योजना में हम काम जो करेंगे बच्चों के साथ उपचार का, वो कुछ इन तरीकों में, इन बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। ये कौन से बिंदु हैं? सबसे पहला बिंदु है अनुवर्ग शिक्षण ट्यूटोरियल। क्या होता है ट्यूटोरियल? ट्यूटोरियल होता है जब आप बच्चों के साथ कक्षा शिक्षण करते हो और आपको पता लगता है कि बच्चों के अंदर शैक्षिक दुर्बलताएं हैं, निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से वो सामने भी आ गई हैं। तो आप एक एक अनुवर्ग शिक्षण, एक प्राविधि होता है, एक तरीका होता है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें बच्चों को आप छोटे छोटे समूह में बांट देते हो। छोटे छोटे समूह उनकी समस्याओं के आधार पर, चार पांच छह बच्चों का समूह होता है, और उन चार पांच छह बच्चों के साथ आप शिक्षण कराते हो। और ध्यान रखो इसमें, इस ट्यूटोरियल में, अनुवर्ग शिक्षण में बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो छोटे छोटे समूहों में बच्चों को बांट दिया जाता है वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार। यानी कि एक प्रकार की समस्या वाले बच्चे एक समूह में आ जाएंगे, और चार पांच छह बच्चों से ज्यादा का समूह नहीं होता है। उनमें शिक्षक जाकर के उनकी समस्या के आधार पर उनका शिक्षण करेगा, उनका उनका त्रुटियों का प्रकार क्या है। अनुवर्ग शिक्षण में शिक्षक छात्र जो संबंध होता है वो इतना निकट बन जाता है, क्योंकि बहुत छोटा समूह होता है ट्यूटोरियल में। एक तरीके से आप समझ लें, कक्षा में, स्कूल में एक अध्यापक पढ़ाता है, वहां 100-150 बच्चे होते हैं। ट्यूशन जब पढ़ाता है तो ट्यूशन में बहुत थोड़े से बच्चे होते हैं। ये ट्यूटोरियल एक्चुअल में उसी का एक वास्तविक रूप है। जो ट्यूशन अलग पढ़ रहे हैं, अब तो सामान्य तौर पर जो ट्यूशन क्लासेस चलती हैं वहीं सैकड़ों सैकड़ों बच्चे बैठ जाते हैं। ध्यान रखो, वो ट्यूशन का, ट्यूटोरियल का वास्तविक रूप नहीं है। अगर आप इस ट्यूटोरियल के रूप को देखें, अगर मान लो एक अध्यापक किसी व्यक्ति के घर में जाकर के, परिवार में जाकर के, वहां एक दो बच्चों को लेकर के, वहां उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से, वो ट्यूटोरियल का एक वास्तविक प्रकार है। तो ट्यूटोरियल जो होता है अनुवर्ग शिक्षण, ये बहुत छोटे समूहों में बच्चों को वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार विभाजित करके उन बच्चों के साथ शिक्षण कराना, उनकी कमियों पे काम करना, उनकी कमियों पे ध्यान दे करके काम कराना।
तो इसमें जो शिक्षण चलेगा वो शिक्षण इस प्रकार से चलेगा। तो छोटे समूह होते हैं, कक्षा इस पर लिख देता हूं, कक्षा, बल्कि इसको और थोड़ा सा बेटर लिखो, विद्यार्थियों की समस्याओं, विद्यार्थियों की समस्याओं, त्रुटियों के आधार पर, के आधार पर छोटे छोटे समूहों, छोटे छोटे समूहों में शिक्षण, और छोटे छोटे समूह में शिक्षण, ध्यान रखो इसमें वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता का पालन होता है और शिक्षक छात्र संबंध, शिक्षक छात्र संबंध दृढ़ होता है। और इस शिक्षक छात्र संबंध के दृढ़ होने का एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है बच्चों को। इसको वापस समझ लो, अनुवर्ग शिक्षण जो है, ट्यूटोरियल जो है, ये छोटे छोटे समूह में बांट करके वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों के अनुसार जो बच्चों की समस्याएं हैं, उन बच्चों की समस्याओं के अनुसार इसको हम समूह विभाजित करेंगे और उस समूह विभाजित करके उस समूह में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत का पालन होगा और शिक्षक छात्र जो संबंध है वो सुदृढ़ बनेगा। इस सुदृढ़ बनने से बच्चे निसंकोच रूप से अपने अधिगम अवरोधकों को शिक्षक के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये जो होता है ट्यूटोरियल, ये उपचारात्मक शिक्षण योजना के अंतर्गत बड़ा प्रभावी होता है। दूसरा दूसरा क्या होता है? स्वामित्व अधिगम। और स्वामित्व अधिगम जो है, इसको ध्यान से देख लें आप लोग। स्वामित्व अधिगम, इसको मैं एक बार लाइन कर देता हूं। स्वामित्व अधिगम, स्वामित्व अधिगम जो है, इसका प्रतिपादन जो किया, वो प्रतिपादन बी.एस. ब्लूम ने किया, बी.एस. ब्लूम ने। और देखो, स्वामित्व अधिगम को समझ लो, आपने कहीं इसको पढ़ा हो, कोई शब्द अगर आया हो, स्वामित्व अधिगम ये होता है कि बच्चों के साथ इस एक उद्देश्य से काम किया जाता है। बी.एस. ब्लूम ने इसका प्रतिपादन किया, इस एक उद्देश्य से काम किया जाता है। यहाँ पर भी समूह ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो बच्चों के साथ पहले से ही अनुदेशन उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया जाता है। जो पाठ्य वस्तु है उसे छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके, और फिर प्रत्येक पाठ्य वस्तु का शिक्षण कराया जाता है। वहां भी समूह बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये पहले से तय कर लिया जाता है। स्वामित्व जो नाम है कि इस विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद कम से कम 80 से 85% स्तर तक बच्चा इसके प्रश्नों को हल कर सके, तो ये मान लिया जाता है कि बच्चे का विषय वस्तु पे स्वामित्व है। और 80% से 85% तक का लेवल बच्चा अचीव नहीं कर पाता है, तो फिर बच्चे के साथ पुनर्शिक्षण किया जाता है, उसका पुनर्बलन किया जाता है। और जब तक बच्चा उस विषय वस्तु पर स्वामित्व न रख ले, तब तक आगे का काम नहीं किया जाता है। तो प्रमुख बिंदु क्या है इससे जुड़े? एक तो विषय वस्तु को छोटी इकाइयों में विभक्त किया जाता है, विभक्त कर लिया जाता है। प्रत्येक इकाई में उपलब्धि स्तर 80 से 85%, 80% से 85% तय कर लिया जाता है। अनुदेशन उद्देश्यों को लिखा जाता है, अनुदेशन उद्देश्यों को लिखा जाता है। और और ध्यान रखो कि अगर इस 80% से 85% तक का लेवल बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने छोटी इकाई बना ली है, पाठ्य वस्तु को आपने टुकड़ों में, अब आप उसे टुकड़े में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये उपचारात्मक शिक्षण का एक बहुत अच्छा एक तरीका होता है।
उस छोटे टुकड़े को पढ़ने में बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी और आप उसके आधार पे बच्चे से जब अंत में पढ़ाने के बाद जब प्रश्न उत्तरी करोगे, वहाँ पे बच्चा प्रश्नों के उत्तर देने में 80 से 85% सफल हो जाता है। ये मान लिया जाता है कि स्वामित्व अधिगम हो गया है, बच्चे का उस विषय वस्तु पे स्वामित्व हो गया है। लेकिन इतना लेवल अचीव नहीं करता है, तो फिर एक काम किया जाता है, पुनर्बलन तथा पुनर्शिक्षण पुनर्शिक्षण, ये बच्चे के साथ काम किया जाता है। पुनर्बलन दिया जाएगा बच्चों को, रीइंफोर्समेंट, बच्चों के साथ उन्हें एक अभिप्रेरित करने वाली क्रियाएं दी जाएंगी और उसके बाद बच्चा निश्चित तौर पर पुनर्बलन और पुनर्शिक्षण के बाद बच्चा इस स्तर तक आने का प्रयास करता है। ये उपचारात्मक शिक्षण योजना में इसके साथ काम होता है। तो हम इस बीएस ब्लूम का जो मॉडल था ये वाला, तो हमें तो अधिगम ये अलग से कहीं अगर ये प्रश्न बनता है कि स्वामित्व अधिगम किसके द्वारा दिया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर हमको ध्यान रखना है, ये बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया और इसमें पाठ्य वस्तु को छोटी-छोटी इकाइयों में बांट लिया जाता है, अनुदेशन उद्देश्यों को लिखा जाता है, स्वामित्व स्तर रखा जाता है, यानी कि बच्चे को उस विषय वस्तु का शिक्षण कराने के बाद वो 80 से 85% तक उत्तर दे सके। और अगर नहीं देता है, नहीं दे पाता है, तो फिर पुनर्बलन और पुनर्शिक्षण की उसमें व्यवस्था होती है। दोबारा से शिक्षण कराया जाएगा। तो अनुवर्ग शिक्षण जो छोटे-छोटे समूहों में बाँट करके बच्चे के साथ व्यक्तिगत शिक्षण किया जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार। ये स्वामित्व। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में आपको ये आपने पढ़ा है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैंने अभिक्रमित अनुदेशन वाले पार्ट में विस्तार से इस पे बात की है। नॉर्मन क्राउडर के द्वारा, क्योंकि जो पहला वाला प्रकार था अभिक्रमित अनुदेशन का, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, वो तो बीएफ स्किनर के द्वारा, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो था वो नॉर्मन क्राउडर के द्वारा दिया गया। और जहां पे मैंने ये पढ़ाया था, वहां मैंने इस बात को लिखाया था कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में निदान और उपचार की व्यवस्था होती है। तो निदान उपचार की व्यवस्था कैसे होती है कि ये अभिक्रमित अनुदेशन में जब पद आते हैं बच्चों के सामने, इसके पद बड़े होते हैं, फ्रेम बड़े होते हैं, तो आप याद उठाएं स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन मॉडल में, यानी कि श्रृंखला अभिक्रमित में, रेखीय अभिक्रमित में, वहां पे पद आते जाते हैं एक क्रम में, बच्चा अनुक्रिया करता है, उसे बताया जाता है कि तेरी अनुक्रिया सही है या गलत है, उसके बाद अगला पद आ जाता है, यानी कि अगला फ्रेम, फिर अगला पद आ जाता है। ये उसके मॉडल में एक कमी थी बीएफ स्किनर के में, उस कमी को दूर किया शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में नॉर्मन क्राउडर ने। क्राउडर ने इस बात को कहा कि जो बच्चा गलत अनुक्रिया कर रहा है तो उससे उसकी गलती का कारण बताया जाए कि तेरी गलती इसलिए है, यहाँ पे तू गलत है, इसलिए गलत है और इसका सही उत्तर ये है, इसका इस पे सही अनुक्रिया ये करनी थी। तो नॉर्मन क्राउडर के इस मॉडल में बालकों द्वारा की गई त्रुटियों का कारण बताते हुए या कारण स्पष्ट करते हुए, स्पष्ट करते हुए उपचारात्मक पद होते हैं। उपचारात्मक पद, इसीलिए इसके फ्रेम जो हैं ये उपचारात्मक पद होते हैं। इसीलिए इस शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो पद होते हैं वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर वाले से ज्यादा बड़े पद होते हैं, क्योंकि इसमें गलती के कारणों का भी पता बताया जाता है, कारण स्पष्ट किया जाता है और उपचारात्मक पद भी होता है, बच्चे को सही उत्तर क्या है ये, तो निदान उपचार इसमें शामिल होता है। ये शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन उपचारात्मक शिक्षण की एक अच्छी व्यू योजनाओं में मानी जाती है। तो हमने जैसे कहा उपचारात्मक शिक्षण की योजना क्या है, अनुवर्ग शिक्षण के द्वारा आप उपचार कर सकते हो, स्वामित्व अधिगम के द्वारा आप उपचार कर सकते हो, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा आप उपचार कर सकते हो और समायोजन प्रावधियों का प्रयोग, इसमें आप देख लें, इसमें मैं आपको और लिखा देता हूं, समायोजन प्रावधियों के प्रयोग में आप यहां पर बच्चे के जो भावनात्मक भावनात्मक यानी कि संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्याओं को दूर किया जाता है।
मैंने जैसे अभी आपको कहा था, समायोजन प्राविधियां इसलिए उपयोगी हैं उपचारात्मक शिक्षण में। मैंने जैसे अभी आपको कहा था कि बच्चा जो त्रुटियां कर रहा है, त्रुटियों का कारण आवश्यक नहीं है कि उसकी बौद्धिक दुर्बलताएं हो। त्रुटियों का कारण ऐसा बहुत सारी चीज हो सकती है जिसमें बच्चा कहीं भावनात्मक तौर पे, संवेगात्मक तौर पे स्थिर है, बच्चा कहीं डरा हुआ है, बच्चा कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है, बच्चा कहीं उस वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, समायोजन नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे, जबकि मानसिक तौर पे वो सुदृढ़ है, मजबूत है, कमजोर नहीं है, लेकिन उसका प्रदर्शन कमजोर है। उसमें बहुत सारे कारण उसके भावनात्मक, संवेगात्मक हो सकते हैं। वो कहीं असुरक्षित हो सकता है, उसे कहीं वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, अभिप्रेरणा उसके अंदर जागृत नहीं हो रही है, अंदर से मोटिवेट नहीं हो रहा है। मैंने तो अपने व्यक्तिगत अनुभव में ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चे देखे हैं जो निश्चित तौर पर कहीं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अंदर से, उनके अंदर से वो आग निकल के नहीं आती बाहर के, जो उनको लक्ष्य की ओर धकेले। वो आग जिस दिन उनके अंदर पैदा हो जाए, बच्चे बहुत शानदार सफलता प्राप्त कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा, तो ये समायोजन की जो प्राविधियां हैं, ये चौथा। तो हम बात कर रहे थे उपचारात्मक शिक्षण की योजना पे, आप एक बार वापस देख लें। उपचारात्मक शिक्षण योजना में हम कुछ इस प्रकार के तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। हम अनुवर्ग शिक्षण, ट्यूटोरियल टीचिंग कर सकते हैं। हम स्वामित्व अधिगम, जो बीएस ब्लूम का कॉन्सेप्ट है, छोटी पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके, और उसके बाद आप प्रत्येक इकाई पे आप बच्चों के साथ काम करेंगे, एक उपलब्धि स्तर रखेंगे, स्वामित्व स्तर रखेंगे 80 से 85%, और अनुदेशन उद्देश्यों को लिख करके काम करेंगे आप, और उसमें देखेंगे उद्देश्य आपको 80 से 85% प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए, और आवश्यकता पड़ेगी तो पुनर्वलन, पुनर्शिक्षण किया जाएगा। साखी अभिक्रमित अनुदेशन, नॉर्मन क्राउडर के, जैसे मैंने आपको बताया, बालकों की कमजोरी के जो कारण है उसका भी स्पष्ट किया जाता है, और उपचारात्मक पद होते हैं, और समायोजन की प्राविधियों में ये उपचारात्मक शिक्षण की योजना में आप शामिल करते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण योजना से जुड़े और बिंदु, उपचारात्मक शिक्षण करते समय और कुछ अच्छे बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में निम्न बिंदुओं को योजना में महत्व दिया जाना चाहिए। योजना में महत्व दिया जाना चाहिए। कौन कौन से बिंदु ऐसे हो सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण योजना में, हम किन किन बिंदुओं को शामिल करें? जो तरीके तो अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व अधिगम हो गया, आपका शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन हो गया, समायोजन की प्राविधियां, लेकिन उनसे जुड़े कुछ बिंदु उनको हम लागू कर रहे हैं। कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को हम ध्यान रखेंगे, कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को महत्व देंगे? तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम कुछ बड़ी अच्छी चर्चाओं से जुड़ते हैं। सबसे पहला पहला उपचारात्मक शिक्षण योजना में कि अवधारणाओं को या अवधारणाओं का परिचय आगमनात्मक पद्धतियों आगमनात्मक पद्धतियों के माध्यम से, आगमनात्मक पद्धतियों के माध्यम से दिया जाए। और ये बात आप जानते हो कि ये जो आगमनात्मक तरीका होता है, ये बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ऐसे बच्चे जो अधिगम के दौरान त्रुटियां करते हैं, जिनकी कमजोरी के कई सारे कारण निकल करके आए हैं, उन बच्चों में एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है उनकी कमजोरी का, वो ये होता है कि वो कॉन्सेप्चुअली जानते ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअली कमजोर है, अवधारणात्मक तौर पे उनकी समझ विकसित ही नहीं है। और ये समझ अच्छी विकसित तब होती है जब आप आगमनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करते हो, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक हो, पर्यावरण हो, कुछ भी हो। प्रत्येक जगह आपको कहीं अवधारणा को स्पष्ट करना है, और आगमनात्मक तरीके से करना है। आगमनात्मक तरीकों को आप उन्हें कई सारे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स से जोड़े हैं, और अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स से जोड़ करके उनमें कुछ एक समान पैटर्न दिखाएं, और समान पैटर्न दिखा करके फिर बच्चे को किसी एक अवधारणा को स्पष्ट करें, तो बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ जाता है। तो मैं कई बार आपसे बोलता हूं कि गणित और विज्ञान में ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो कहीं इस बात को तो कहते हैं कि सर सवाल तो हल कर लूंगा, लेकिन पर ये है क्या, ये आता नहीं है।
ये उनके आगमनात्मक पद्धतियों से उन पर काम न किए जाने का वो है। तो उपचारात्मक शिक्षण योजना में सबसे प्रमुख बिंदु है कि ये याद रखा जाना चाहिए। दूसरा बिंदु क्या याद रखना चाहिए? दूसरा बिंदु कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया में मूर्त शिक्षण पर अधिक बल दिया जाए, अधिक बल दिया जाना चाहिए। और मूर्त शिक्षण क्या होता है? अर्थात अर्थात अधिकाधिक अर्थात अधिकाधिक श्रव्य दृश्य सामग्रियों श्रव्य दृश्य सामग्रियों जैसे चित्र चार्ट मॉडल, प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्ट वगैरह, प्रक्षेपण आदि का प्रयोग किया जाए। यह जाना चाहिए। और क्यों किया जाना चाहिए? ये अवधारणाओं पर अच्छी समझ विकसित करती हैं, अच्छी समझ विकसित करती हैं। तो शिक्षण विकसित करते, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसे तरीकों को शामिल किया जाए, ऐसे तरीके शिक्षण योजना में लिए जाए जिसमें मूर्त शिक्षण हो, मतलब बच्चे मूर्त अधिगम कर सके। और मूर्त अधिगम तब होगा जब आप अवधारणाओं से जुड़े अधिकाधिक श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। श्रव्य दृश्य सामग्रियां शिक्षण अधिगम सामग्री है। इसमें हमारा एक प्रत्यक्ष वीडियो है, दो वीडियो है शायद, मैंने विस्तार से 2 या 3 वीडियो मुझे याद है, तो अच्छे से वहां पे मैंने बताया है। और श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग भी मैंने वहां बताया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनका रोल क्या होता है। तो ध्यान रखो, उपचारात्मक शिक्षण योजना में ये बिंदु बड़ा प्रमुख होता है कि बच्चों को आप मूर्त अधिगम कराएं, बच्चे अवधारणाओं को मूर्त माध्यम से ज्यादा जाने। और इसके लिए आप चित्र चार्ट मॉडल प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन ऐसी चीजों का प्रयोग करें। और निश्चित तौर पर ये उपचारात्मक शिक्षण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु क्या हो? तीसरा बिंदु है छात्र छात्र अंतःक्रियाओं, छात्र छात्र अंतःक्रियाओं। जिसे मैं L2L, मेरे जो पुराने बच्चे हैं उनको मालूम है, मैंने लिखा है L2L इंटरेक्शन को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए, अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ये क्या होता है? इस पे समझ बनाओ। आपको याद है जो बच्चे मेरे से पूर्व में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनको मैंने बताया था कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य निकाल करके दिया। मैं जब एक प्रमाणिक एक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में मैं जब इसको जान रहा था तो मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ। और निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक तौर से बिल्कुल सत्य था वो, क्योंकि प्रमाणिक पुस्तकों से संदर्भ था। मुझे जब ये जाना मैंने पहली बार कि एक लर्नर जो होता है लर्नर, और एक टीचर जो होता है टीचर, तो लर्नर टीचर से इंटरेक्शन करता है, लर्नर लर्नर से इंटरेक्शन करता है, लर्नर मटेरियल यानी कि विषय वस्तुओं जो जो सामग्रियां हैं उनसे इंटरेक्शन करता है। ये 3 प्रकार के इंटरेक्शन है, लर्नर टू टीचर, लर्नर टू लर्नर, लर्नर टू मटेरियल यानी कि सामग्रियों से। और आप देखिए तीनों प्रकार से बच्चा सीखता है। टीचर से अंतःक्रिया करता है तो सीखता है, लर्नर लर्नर से अंतःक्रिया करता है तो सीखता है, लर्नर मटेरियल से करता है तो सीखता है। और मुझे जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि लर्नर टीचर से उसके कुल अधिगम का, एक बच्चा कुल जो चीजें सीखता है उसके कुल अधिगम का लर्नर टू टीचर इंटरेक्शन से केवल 20% आता है और लर्नर टू मटेरियल से केवल 10% आता है।
ये ध्यान रखो, ये अप्रोक्स आंकड़े हैं, कहीं आप परसेंटेज के लिए फीता लगा करके चले आओ, और लर्नर टू लर्नर इंटरेक्शन से 70% आता है। तो ये आप एक बार देखेंगे कि कितना आश्चर्यजनक है कि ये आंकड़ा है। तो यानी कि बच्चा टीचर से सीख रहा है, बच्चा बच्चे से अंत्यक्रिया करके सीख रहा है, बच्चा मटेरियल से अंत्यक्रिया करके सीख रहा है, और सीखने में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत होता है वो लर्नर टू लर्नर इंटरेक्शन से आता है। तो अधिगमकर्ता का अधिगमकर्ता से, छात्र छात्र अनुक्रिया जिसको मैंने कहा, यह अधिगमकर्ता से अधिगमकर्ता इंटरेक्शन जो होता है, ये बच्चे के सीखने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। ऐसी क्रियाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए, ये उपचारात्मक शिक्षण में बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु क्या है? शैक्षिक रूप से दुर्बल विद्यार्थियों, शैक्षिक रूप से दुर्बल विद्यार्थियों, दुर्बल विद्यार्थियों को आगे की पंक्तियों, आगे की पंक्तियों में बिठाया जाना चाहिए, में बिठाया जाना चाहिए। यानी कि आप जो शैक्षिक तौर से दुर्बल बच्चे हैं, आप उन्हें आगे की पंक्तियों में बिठाएं, आगे की लाइन में। और ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आप देखिए स्वाभाविक तौर पर जो कमजोर बच्चे होते हैं वो या तो पीछे बैठना पसंद करते हैं या कहीं मध्य में। एक्चुअल में वो आगे की लाइनों में बैठ करके टीचर को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो अमरीश पुरी है, ये कोई बात होगी, कोई सवाल होगा तो तुरंत उन्हीं को खड़ा करेगा कि चल तू बता, चल तू बता। और वो कमजोर बच्चा होता है, वो फंस जाता है, वो शर्मिंदगी से बचना चाहता है। परिणाम स्वरूप क्या करता है, वो या तो पीछे बैठेगा या कहीं बीच में बैठेगा, और बीच में बैठ करके वो बाकी बच्चों की पीठ के पीछे अपने आप को समायोजित करता है उस वक्त जब शिक्षक की नजर क्लास में उठ रही होती है कि हाँ चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा। अब वो जब अध्यापक जब ढूंढता है कि कौन बताएगा, कौन बताएगा, वहां पे वो अपने आप को सेट करते हैं, वो बचना चाहते हैं, साहस नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को आप आगे की उन्हें प्रोत्साहित करके, पुनर्वलन दे करके आप उन्हें आगे की पंक्तियों में आप बिठाएंगे, और पंक्तियों में बिठा करके जब आप बच्चों के साथ संवाद करेंगे, निश्चित तौर पर वो बच्चे कहीं ना कहीं एक इस भरोसे में आएंगे कि हाँ, हम सीखने की प्रक्रिया से अब सक्रिय तौर पे जुड़ गए हैं, और हमें डांटा भी नहीं जा रहा है। हमें ऐसा नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि तू गधेड़ा है, तू सीख नहीं सकता, तेरा बाप नहीं सीख सकता, तू सीख करके दिखा, तू पास होकर के देखा। इस टाइप की शब्दावली ये उपचारात्मक शिक्षण में कभी चलती नहीं है। चौथा, पांचवा बिंदु क्या है? पांचवा बिंदु, बालकों को उनकी त्रुटियों पर नहीं डांटा जाए, नहीं डांटा जाए। त्रुटियां जो होती हैं, ये हम एनसीएफ 2005 में, आपको याद है, मैंने आपको एनसीएफ 2005 का एक किसी खंड में उल्लेख किया था। मैंने कहा था, एनसीएफ 2005 ने इस बात को कहा कि त्रुटियां अधिगम का आधार होती हैं। बच्चा तो आप गलती करने में बच्चे को डांटना नहीं है। त्रुटियां, त्रुटियों को अधिगम का आधार, त्रुटियों को अधिगम का आधार मानते हुए, अधिगम का आधार मानते हुए बालकों को पुनर्बलन दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है। आप बच्चों के साथ जब संवाद कर रहे हैं, और संवाद करते समय आपको बच्चों के साथ निश्चित तौर पर ये तय करना पड़ेगा कि बच्चा गलती कर रहा है, तो गलती करने में बच्चा घबराए ही नहीं। बच्चा गलती करने से पहले ये सोच के ज्यादा घबराता है कि टीचर उसको डांटेगा। लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि नहीं, टीचर एक दोस्त की तरह उसके साथ है, ये उपचारात्मक शिक्षण योजना में ये प्रमुख तौर पर ध्यान रखा जाने वाला बिंदु है। और एक और इम्पोर्टेंट बिंदु है, लिख देता हूं, अ, बालकों को, ऐसे कर लिखते हैं, बालकों को अधिकाधिक, बालकों को अधिकाधिक क्रियात्मक, क्रियात्मक यानी कि प्रायोगिक कार्यों का
कार्यों को करने का अवसर दिया जाए, करने का अवसर दिया जाए। और ये जो क्रियात्मक कार्य बच्चा करता है, यही होती है लर्निंग बाई डूइंग। और ध्यान रखो, लर्निंग बाई डूइंग जो होती है वो तुलनात्मक स्थायी होती है, अधिक समय तक चलती है, अधिगम स्थायी होता है। तो ये कुछ मैंने निचोड़ मैंने आपको बता दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण योजना बनती है तो इन बिंदुओं को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। और आप देखें, मैं एक बार चर्चा करता हूं कि हमने उपचारात्मक शिक्षण में किन किन बातों को लिखा, किन चीजों को हमने डिस्कस किया। ये उपचारात्मक शिक्षण योजना है, निदानात्मक परीक्षणों के बाद किया जाने वाला शिक्षण है, जिसमें आधार माना जाएगा निदानात्मक परीक्षणों के निष्कर्ष। और मैंने इसमें आपको उपचारात्मक शिक्षण योजना बहुत अच्छे से प्रेषित करने का प्रयास किया है। उपचारात्मक शिक्षण योजना को एक बार वापस रिमाइंड करो। उपचारात्मक शिक्षण योजना जो होती है वो सामान्य शिक्षण से भिन्न एक ऐसा शिक्षण होता है जिसमें ध्यान रखा जाता है निदानात्मक परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को, निदानात्मक परीक्षणों से प्राप्त सुझावों को, उसके आधार पर विशेष शिक्षण की जो योजना बनाई जाती है उसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण योजना। और इसीलिए हमने लिखा कि उपचारात्मक शिक्षण योजना का जो आधार होगा वो निदानात्मक परीक्षण होते हैं। तो ये हमने लिखा। और फिर हमने ये परिभाषा देखी, दो इंपोर्टेंट परिभाषा थी, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन की परिभाषा थी, और यूकम और सिम्पसन की परिभाषा है। और इन दोनों परिभाषाओं में आपने देखा कि उपचारात्मक शिक्षण को उसी तरीके से केंद्रित किया गया कि जो कमियां निकल करके आई हैं, बच्चों की जो वास्तविक स्थितियां निकल करके आई हैं, जो कमजोरी के क्षेत्र निकल करके आए हैं, और उस पे काम करना है। तो ये परिभाषा आप दोनों याद रखेंगे, इस पे हमने बात की। फिर अगली इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण हमने बात की कि जो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र होते हैं वो ये 5 क्षेत्र होते हैं प्रमुख तौर पर: वाचन, लेखन, उच्चारण, भाषा, व्याकरण और गणनात्मक कौशल यानी कि गणित। बच्चे को यहाँ इन क्षेत्रों में उपचार की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र होते हैं। फिर हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट खंड देखा वो देखा उपचारात्मक शिक्षण योजना कैसे बना सकते हैं, किन तरीकों को काम में ले सकते हैं। और वो तरीके हमने देखा कि हम अनुवर्ग शिक्षण को काम में ले सकते हैं, ट्यूटोरियल को, जिसमें छोटे छोटे समूहों में बच्चों के साथ वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार काम किया जाता है। उनके साथ व्यवहारिक तौर पे, स्वाभाविक तौर पे, एक सहज तौर पे जुड़ करके काम किया जाता है, जहाँ शिक्षक छात्र रिलेशनशिप जो होती है वो बड़ी मजबूत हो जाती है, बच्चा आराम से सीख सकता है। तो छोटे समूहों में बच्चों को त्रुटियों के आधार पे उनका शिक्षण कराया जाएगा, ये अनुवर्ग शिक्षण यानी कि ट्यूटोरियल होता है। दूसरा इंपोर्टेंट था स्वामित्व अधिगम। स्वामित्व अधिगम जो बीएस ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित था, और इसमें ये प्रयास किया जाता है कि बच्चे का विषय वस्तु पे स्वामित्व हो, और स्वामित्व हो इसके लिए विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। उन छोटे छोटे खंडों में बच्चे का स्वामित्व स्तर जो है वो तय कराया जाएगा। आपने अनुदेशन उद्देश्यों को लिख लिया है, फिर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने तय कर लिया कि 80 से 85% तक बच्चा लेवल अचीव करे। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप उसके पुनर्वलन पुनर्शिक्षण का आप काम करते हो। तो ये स्वामित्व अधिगम जो योजना होती है बीएस ब्लूम द्वारा प्रतिपादित, ये एक तरीका होता है उपचारात्मक शिक्षण योजना में। एक हमने बात की शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर का। इसमें बच्चे के साथ जो अनुक्रिया कराई जाती है, बच्चे की अगर अनुक्रिया गलत हो तो उसे गलत के कारणों का भी पता बताया जाता है, स्पष्ट किया जाता है गलत के कारणों को, और जो सही अनुक्रिया है वो उसे बताई जाती है, यानी कि जिसे उपचारात्मक पद कहेंगे। ये अभिक्रमित अनुदेशन के इस प्रकार का साखी का एक गुण था, नॉर्मन क्राउडर के द्वारा प्रतिपादित। और हमने कहा समायोजन प्राविधियों का प्रयोग, और समायोजन प्राविधियां बच्चे को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगी। उनके भावनात्मक संवेगात्मक कारण जो है, ऐसा कोई भी कारण जो बच्चे के सीखने में कहीं बाधक बना हुआ है, भावनात्मक कारण, हम बौद्धिक दुर्बलता की बात नहीं कर रहे हैं, भावनात्मक कोई कारण है, उन सबको जानना और बच्चे के साथ उस समायोजन को कराना, उस प्रावधि का उस तरीके का प्रयोग करना जिससे बच्चा समायोजन कर सके। तो ये जो 4 तरीके उपचारात्मक शिक्षण योजना से हमने इसको जोड़ा है। और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण योजना में कौन-कौन सी बिंदु ध्यान रखे जाएँ, इस पे हमने बात की। और ध्यान रखने में जो प्रमुख बिंदु हैं कि जो अवधारणाएँ हैं, उन अवधारणाओं का परिचय आगमनात्मक पद्धतियों से दिया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो मूर्त सामग्रियां हैं, मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षण कराया जाए। श्रव्य दृश्य सामग्रियां जिसको हमने कहा, और बच्चा चित्र, चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्टर, इनके प्रयोग से बच्चा जो सीखेगा तो उसे प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ, मूर्त अनुभव के साथ सीखेगा, फलस्वरूप ज्ञान स्थायी होगा और समझ उसकी अच्छी विकसित होगी। अगला हमने देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट था एल टू एल इंटरेक्शन, छात्र छात्र अनुक्रिया। ये करने के पर्याप्त बच्चों को अवसर दिए जाए। बच्चे यहाँ से बहुत ज्यादा सीखता है, यहाँ से अपनी कई सारी कमियों को दूर कर लेता है। कई सारे इलाज तो बच्चों से बात करके हो जाते हैं। तो एल टू एल इंटरेक्शन को दिया जाए।
शैक्षिक रूप से जो दुर्बल विद्यार्थी हैं, उनको आगे की पंक्तियों में बिठाया जाए, ये एक बिंदु है। और बालकों की जो त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों पे उनको डाँटा ना जाए, बल्कि वो अधिगम का आधार मानते हुए बच्चों को पुनर्बलन दिया जाए। और लास्ट हमने कहा कि बालकों को अधिकाधिक तौर पे जो क्रियात्मक कार्य हैं, प्रायोगिक कार्य हैं, जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर सकता है, वो बच्चे के साथ काम किया जाए। ये बच्चों उपचारात्मक शिक्षण योजना के चरण हैं और उपचारात्मक शिक्षण योजना है। और मैंने जैसे आपको कहा था कि निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ये 2-3 वीडियो में जाएगी, ये 3 वीडियो में आई है और इन तीनों वीडियो को आप एक साथ देखेंगे, निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इतनी ज्यादा अच्छी समझ निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण पर आपकी शायद कहीं नहीं बनेगी। विस्तार से हमने बात करने का प्रयास किया है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, सरल तरीके से, सहज तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इन वीडियोस को आप देखें एक क्रम में, आपका एक खंड आपका पूरा होता है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण पार्ट 3 है ये। इससे पहले पार्ट 2 और उससे पहले पार्ट 1, तीनों मिला करके देखेंगे, आपका संपूर्ण टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो सिलेबस के और खंड पे हम लोग मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, विस्तार से हम उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।